चलो वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें हमने तीन टॉपिक पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने इसमें हमने पढ़ लिया पूंजी पर ब्याज, इसमें हमने पढ़ लिया आहरण पर ब्याज, दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, तीसरा और पढ़ेंगे आज एक, उसको बोलते हैं ऋण पर ब्याज। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन। इन तीनों के संबंध में एक बात समझो, जब आप पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे एक डेफिनेशन आपको मिलेगी, साझेदारी संलेख। संलेख को प्रेस संविदा भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही है, प्रेस संविदा और संलेख। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है समझो। पार्टनरशिप डीड वो है जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है तो जो वहाँ साझेदार हैं, चाहे वो दो हैं, चाहे मैक्सिमम 50 तक है या मैक्सिमम 100 तक है, तो उनके बीच में कोई ना कोई समझौता जरूर होता है। जब भी आप कोई साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई ना कोई समझौता करना पड़ता है। कौन कितने पैसे बिजनेस में लगाएगा, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा और उसको कैसे आपस में बांटेंगे। तो कहने का मतलब है साझेदारी संलेख नियमों की एक किताब है जिसमें कि साझेदारी से रिलेटेड सारे नियम लिखे हुए हैं। कौन साझेदार आएगा, किस नियम से आएगा, कौन साझेदार जाएगा, किस नियम से जाएगा, किसको कितना ब्याज मिलेगा, किससे कितना ब्याज लिया जाएगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारा का सारा लिखा होता है साझेदारी संलेख में, साझेदारी प्रेस संविदा में। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसको ये समझ सकते हैं, बुक ऑफ रूल, नियमों की किताब। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी तो ये जो साझेदारी संलेख है ये हमको बना हुआ होता है ना, मतलब साझेदार खुद से बनाते हैं, और कभी कभी एब्सेंस है, मतलब नहीं बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नियम ना बनाए वो, और ऐसा भी हो सकता है अपने नियम बना लें। अगर वो नियम नहीं बनाते हैं तो नियम की एब्सेंस में, जब नियम नहीं होगा, अभाव जब होगा, नियम का अभाव जब होगा, एब्सेंस जब होगी, तब क्या करना है, टेबल F लागू होती है बेटा। ये कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख अगर नहीं है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो क्या लागू होगा, कौन से नियम लागू होंगे, तो नियम लागू होंगे टेबल F के। समझ गए वाली बात को। ठीक है, अब इन नियमों में इनके बारे में समझना है हमको। देखो, अगर किसी वजह से पूंजी पर जो ब्याज वैल्यू है ना, जो पूंजी पर ब्याज है, अगर उस पर कोई ब्याज दे रखा है 2%, 4%, 10%, तो ब्याज लगाना है, और पूंजी पर ब्याज नहीं दे रखा है तो ब्याज नहीं लगाना है। ठीक है, कहने का मतलब है यदि ब्याज की दर दी गई है तो ब्याज की गणना होगी, और ब्याज की दर नहीं दी है तो गणना नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर जो ब्याज है वो भी सेम ही बात है। अगर ब्याज की दर दी है तो आहरण पर ब्याज की गणना होगी, और नहीं दी है तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है फिर तुमको। समझ गए वाली बात को। ऐसा दोनों नियमों में लिखा है, चाहे तो उनके खुद के रूल हैं, वो खुद से बताएंगे इतना ब्याज लगाना है, और खुद के रूल नहीं है तो टेबल F ये कहती है ना तो पूंजी पर ब्याज लगाना है ना आहरण पर ब्याज लगाना, आपको किसी पर भी ब्याज नहीं लगाना है। ठीक है, अब बात आती है ऋण पर ब्याज की। तो जो ऋण होता है ना बेटा, ये जो लोन है, वो लोन दो तरीके का होता है। एक लोन है साझेदार से फर्म की तरफ, मतलब कोई भी पार्टनर जब फर्म को लोन देता है, एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये है जब कोई फर्म
साझेदार को लोन देती है। दोनों बातें हो सकती है, साझेदार फर्म से लोन ले भी सकता है और साझेदार फर्म को लोन दे भी सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, जब फर्म साझेदार को लोन देगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इस पे कोई भी ब्याज नहीं है। अगर कहे कि ब्याज लगाओ तो ही ब्याज लगाना है, वरना ब्याज नहीं लगाना है। लेकिन जब साझेदार फर्म को लोन देता है तो इसमें दो कंडीशन आती हैं बेटा, या तो दी गई दर के आधार पर, या तो जो दर दी गई है मानो 10%, 5% उस पे लगाओ। अगर कोई भी दर नहीं दी गई है, साझेदारी संलेख में कुछ नहीं लिखा गया है, तो टेबल एफ ये कहती है कि इस पर ब्याज फिर भी लगेगा। तो इस पर ब्याज कितना लगेगा, 6% पर एनम के हिसाब से। अगर कोई भी बात नहीं दी गई है तो लोन पर ब्याज लगता है कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। ये बात तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी इसके अभाव में कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती, ना तो पूंजी पर ब्याज होता है, ना आहरण पर ब्याज होता है, ना किसी को सैलरी मिलती है, ना किसी को कमीशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक ही चीज मिलती है, जब साझेदार फर्म को लोन देगा उस पर भी 6% का ब्याज। क्लियर है यहाँ तक बात? अब यही हमको समझना है कि अगर ऋण दिया जाएगा तो उसमें ब्याज कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो इसको कर लो कॉपी, समझते हैं। साझेदारी खाते के बारे में समझो बेटा। अब पार्टनरशिप अकाउंट, अब इसमें हमको 3 अकाउंट बनाने हैं। एक तो बनाना है हमको लाभ हानि नियोजन खाता, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, ये पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग है। दूसरा पढ़ते हैं हम साझेदारी या साझेदार के पूंजी खाते, इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा हमको पढ़ना है इसमें आर्थिक चिट्ठा, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब पहले वाले जो चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में है उसमें क्या होता है कि फर्म को दोबारा से बनाया जाता है ना, किसी का रेशो चेंज करके, किसी को ब्याज देके, किसी से ब्याज लेके, तो हमको ये सारे खाते बनाने पड़ेंगे। अब हम समझते हैं इन खातों में आता क्या क्या है ना। तो जो लाभ हानि नियोजन खाता है इसमें क्या आएगा, इसमें आते हैं सभी खर्चे और सभी आय, एक्सपेंसेस और इनकम इसमें आएंगी। साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा साझेदार की पूंजी से संबंधित मद, जितनी भी अमाउंट रिलेटेड होंगी कैपिटल से वो सारी की सारी इधर आएंगी। और बैलेंस शीट में आपको पता ही है, एक तो इसमें दायित्व आता है लायबिलिटीज, और एक इसमें संपत्ति आती है। अब एक एक करके अकाउंट का समझते हैं फॉर्मेट क्या हो सकता है। पहले इसका समझते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। इधर समझो, जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे उसमें क्या क्या वैल्यू आएंगी, कुछ ऐसी वैल्यू मैं लिख देता हूं जो ज्यादातर रिपीटेड होती हैं। इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट। यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन, जो भी डेट दी होगी। इधर की तरफ आता है बाई साइड में, क्वेश्चन में सारी वैल्यू दी होंगी बाय प्रॉफिट, वैल्यू इधर लिखेंगे। इसके बाद इधर आता है टू साइड में टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बाद 2 सैलरी, 2 कमीशन, ऐसी कुछ वैल्यू इधर आएंगी। इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद में इधर लगेंगे टोटल, जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखना है, बचा हुआ सा आंसर आता है। मानो इधर का टोटल आया 2000 रुपये और इधर का टोटल है 1000, तो 1000 इधर बचेगा। अगर इधर का टोटल है 2000, इधर का टोटल है 1000, तो इधर बचेगा 1000। ठीक है, तो अगर इधर कोई आंसर बचता है तो उसको लिखते हैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इधर कुछ बचता है तो इसको लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या तो ये होगी या ये होगी। एक ही क्वेश्चन में दो बात नहीं हो पाएंगी कभी। समझ गए वाली बात? करो इसको कॉपी, पूंजी खाते समझते हैं। समझो, पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बेटा दो तरीके से बनता है यहाँ पे। एक को बोलते हैं स्थायी पूंजी खाता, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है परिवर्तनशील। पूंजी खाता, इसको बोलते हैं वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट होते हैं। अब दोनों का अंतर समझो। जो स्थायी पूंजी खाता है इसमें कैपिटल जो ओपनिंग रहेगी वही क्लोजिंग रहेगी। परिवर्तनशील में क्या है कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो कभी भी क्लोजिंग नहीं होगा, तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। समझ गए वाली बात को? अब कोई वैल्यू घटती बढ़ती कब है? जब उसमें कुछ ऐड किया जाए या कुछ लेस किया जाए। मानो आपने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, 10 साल तक बिजनेस किया और 10 साल के बाद वो 10 ही लाख रुपए हैं आपके पास, तो आप कौन सी कैपिटल में है? फिक्स कैपिटल में है। लेकिन आपने कोई बिजनेस शुरू किया, 10 लाख रुपए लगाए, लेकिन अब 10 साल बाद वो 20 लाख हो गए, तो कैसे बढ़े वो? कुछ प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, कुछ ब्याज ऐड हुई होंगी, कमीशन ऐड हुए होंगे, कुछ चीज़ें उसमें से कटी भी होंगी, तो वो कौन सा है? परिवर्तनशील खाता है। जिस पूंजी खाते में सारी वैल्यू आएंगी वो परिवर्तनशील रहेगा, जिसमें कुछ नहीं आएगा वो स्थायी पूंजी खाता, फिक्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। समझ गए? जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो इसमें हमको दो जगह पार्टीशन करना पड़ता है। एक तो पूंजी खाता बनाना पड़ता है इसमें, और इसके साथ में बनाना पड़ता है एक चालू खाता। इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट और इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। क्योंकि पूंजी तो फिक्स है, तो उसकी ब्याज कहां जाएगी, उसका कमीशन कहां जाएगा, उसका प्रॉफिट कहां जाएगा, तो उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, करंट अकाउंट। ठीक है, अब समझो बनते कैसे हैं दोनों। पूंजी खाते में आपको अमाउंट की उतनी लाइन रखनी है जितने की आपके पास पार्टनर्स हैं। अब मैं एग्जांपल में समझता हूं कि मेरे पास दो पार्टनर हैं, तो अमाउंट की मैंने 2 लाइन रख ली है ऐसे, अमाउंट की 2 लाइन, और पार्टनर का नाम दे दिया मैंने ए और बी, तो ये बन रहा है मेरा पूंजी खाता, मतलब कैपिटल अकाउंट। इधर रहेगा पर्टिकुलर, ये ए के लिए अमाउंट, ये बी के लिए अमाउंट, ये फिर रहेगा पर्टिकुलर, ये ए के लिए अमाउंट, ये बी के लिए अमाउंट। अमाउंट आएगी किधर? इधर लिखेंगे इसको बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है पुराना बैलेंस, ब्रॉट डाउन, जो पहला बैलेंस है वो हम अब लेके आए अपने पास। तो ये कौन सा बैलेंस है? ये कैपिटल कितना रुपया उन्होंने लगा के रखा है वो वाला बैलेंस है। तो दोनों वैल्यू इधर आएंगी। इसके बाद इस खाते को यहीं पे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ और आएगा नहीं। ठीक है, इसका हमने टोटल इधर किया,
टोटल इधर आ गया और यही इधर बचेगा, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। मतलब जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग, यही बैलेंसिंग फिगर है इसका, मतलब यही इसका आंसर है। समझ गए? अब बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट। सेम ऐसे ही बनता है जैसे कैपिटल का अकाउंट है, वैसे ही सेम बनता है करंट अकाउंट। इसको बोलेंगे करंट अकाउंट। लिख भी सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये एक ही अमाउंट है, ये बी की, इधर एक ही अमाउंट है, इधर बी की अमाउंट है। अब इसमें कैपिटल नहीं आएगी, बाकी चीज़ें आएंगी। बाकी चीज़ें क्या आएंगी, इधर की साइड वो वैल्यू आती है जिनकी वजह से किसी भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाए, और इधर वो चीज़ें आती हैं जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल घट जाए। तो बढ़ेगी कब, एक तो जब उसको प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, तब उसका कैपिटल बढ़ेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग नहीं कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा बाय सैलरी, अगर किसी को सैलरी मिल रही है, दोनों को मिल रही है, दोनों की लिखी जाएगी। बाय कमीशन, ऐसे। इधर क्या आएगा, टू ड्रॉइंग, अगर कोई पार्टनर जितना रुपया उसने लगाया है उसमें से कुछ रुपया निकाल लेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इधर आएगा। फिर से इसका आंसर किया जाएगा, और आंसर जब करेंगे तो आंसर बचेगा इधर, इसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, यही इसका बैलेंसिंग फिगर है। बताओ बात समझ में आ गया था? अब जो परिवर्तनशील खाता है उसको कैसे बनाते हैं, है सेम वैसा ही ये भी। इसमें करना क्या है आपको, कि जो उधर वाले अकाउंट में आपने अलग अलग वैल्यू लिखी है ना, इसको अलग इसको अलग लिखा है, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दो। कैपिटल भी एक ही अकाउंट में और ये सारी एक्सपेंसेस भी एक ही में, दोनों को मिक्स कर दो, परिवर्तनशील बन जाएगा। एग्जाम में अगर कुछ ना बोले तो तुमको हमेशा परिवर्तनशील वाला बनाना है, अगर बोले फिक्स से बनाओ तो ही ये बनाना, वरना नहीं बनाना है। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे लिखा मैंने ए और बी, इधर लिखा फिर ए और बी। इसके लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इसके बाद नीचे वाले अकाउंट की सारी वैल्यू, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट। अगर कोई लॉस है तो वो इधर आएगा, टू लॉस, उसमें लिखने से रह गया, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बाद इसका आंसर किया जाएगा। दोनों ही अकाउंट में आंसर अलग अलग आते हैं क्योंकि इसमें दो पार्ट है, तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर, दोनों को जोड़ के देखेंगे उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे आंसर इधर, इसमें इधर आंसर बचेगा टू बैलेंस सी डी, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा इसका। देख पा रहे होंगे ये अकाउंट सेम ही है, बस इसमें दो पार्ट बना दिए, उसमें मिक्स कर दिया है आपको। क्लियर है वाली बात एकदम? ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल, करो इसको कॉपी। फिर बैलेंस शीट और रहा है इसमें, देखो अब नया इसमें बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा, अब आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाना है आपको? बैलेंस शीट बनाने का जो तरीका है वो दो तरीके हमारे पास हैं, लेकिन जब भी एकाकी व्यापार होगा या साझेदारी फर्म होगी तो साधारण बैलेंस शीट ही बनानी है आपको, जैसी अभी दिख रही है ऐसी वाली। लेकिन कंपनी में ये वाली बैलेंस शीट नहीं बनेगी, कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी चेंज है। देखो सबसे पहले इधर आएगा कैपिटल,
जितने भी साझेदार हैं उनका नाम आएगा। मानो ए और बी दो साझेदार हैं, दोनों कैपिटल इधर लिखनी है, ऐड करने के बाद में बाहर चली जाएगी वैल्यू। इधर मानो क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल आएंगे, आउटस्टैंडिंग आएगा, बैंक लोन आएगा, और इधर मशीन फिक्स असेट्स जो भी हैं वो आएंगे इधर, बिल्डिंग, फर्नीचर। इसके बाद करंट असेट्स में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसके अलावा स्टॉक और प्रीपेड। इन्वेस्टमेंट भी आता है। ये सारी वैल्यू आएंगी। कमीशन लाइबिलिटीज असेट्स नहीं होती है, कमीशन एक्सपेंसेस है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है वो, तो P&L में आता है वो। इसका लगाना है टोटल, दोनों तरफ का टोटल आएगा बराबर, बैलेंस शीट सही। टोटल आता है इधर उधर तो बैलेंस शीट गलत। क्लियर है बात। अब इसमें होता क्या है कि ये जो दो अकाउंट है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, इनके लिए अलग से अकाउंट बनाया जा सकता है, कैश और बैंक। अगर कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है तो, अगर कैश कहीं गया है, कैश कहीं से आया है, तो उसके लिए इसका अकाउंट बनाया जा सकता है। इधर लिखेंगे टू बैलेंस BD, जितना कैश आएगा वो इधर ही आएगा। जो भी कैश रिसीव्ड है कहीं से भी वो इधर आएगा, और जितना कैश एक्सपेंसेस है, जितना भी आपने पे किया है कैश में, वो इधर आएगा, चाहे कहीं भी पे किया है। फिर बचेगा इधर बाय बैलेंस CD। दोनों तरफ का टोटल करेंगे तभी बचता है यहाँ पे। तो ये बनाने की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तुम्हारी चॉइस है। इसको तुम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो। समझ गए, बैलेंस शीट है। चलो कर लो इसको अभी।